करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड के कितने टाइप होते हैं, तो कितने तरीके के फ्लूइड होते हैं, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि वैसा फ्लूइड जिस पे जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ये डी यू बाई डी वाई को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते हैं, इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये अगर शियर स्ट्रेस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, तो वैसे फ्लूइड जो कि इस तरीके के लॉ को फॉलो करते होंगे उनको न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। तो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना रहता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये म्यू जो है वो वही कांस्टेंट है, इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और इसमें जो रिलेशन होता है वो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा फ्लूइड जो कि इस लॉ को फॉलो करेगा, इस तो उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होगा तो होता है कि ये जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके वो कुछ पावर के प्रोपोर्शनल रहता है। तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलिए या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसके कोई पावर n के प्रोपोर्शनल रहता है। तो फिर प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे तो ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो सिग्मा शियर स्ट्रेस m डी यू बाई डी वाई टू द पावर n। m को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स और n को बोलते हैं फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। अब इस तरीके की इक्वेशन को समझने के लिए और इस इक्वेशन का इस वाले इक्वेशन से कंपैरिजन के लिए हम लोग इसको कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू m डी यू बाई डी वाई का पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई। मतलब n था तो इसका कुछ नहीं, पावर तो 1, तो सेम ही चीज़ लिखा है ये और ये, बस इसका n का जो है वो एक पावर माइनस करके और डी यू बाई डी वाई के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो अब इस यहाँ से जो यहाँ वाले टर्म है ना, ये उसी के जैसा आ गया ना, डी शियर स्ट्रेस इक्वल टू समथिंग डी यू बाई डी वाई, तो यही वो समथिंग है। तो वहाँ पे ये चीज़ विस्कोसिटी था और यहाँ पे ये पूरा जो सर्कल से मैंने घेरा है इसको बोलते हैं एपरेंट विस्कोसिटी। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के तरह ही नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को दिखाने के लिए या फिर उसका प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग उसी के जैसे इक्वेशन में इसको ब्रेक कर दिया, और ये मेरा वहाँ पे म्यू विस्कोसिटी था तो ये पूरा यहाँ पे विस्कोसिटी तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको एपरेंट विस्कोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसका अगर ग्राफ बनाए हम लोग तो कुछ इस तरीके से बनता है। ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो गया, और ये नीचे से जो ग्राफ किया वो डायलेटेंट फ्लूइड के लिए, मतलब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जिसमें n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डायलेटेंट, और n लेस देन होगा तो सूडोप्लास्टिक, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन पे गौर करें और n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 और n लेस देन 1, दो अलग अलग फ्लूइड के लिए उनका कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, मतलब n ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव। तो जैसे जैसे अगर हम लोग शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो ये पूरा एपरेंट विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, मतलब फ्लूइड गेट्स मोर थिकर, ठीक है। तो डायलेटेंट फ्लूइड में देखिए जिस जहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है तो एपरेंट विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब? जब डी यू बाई डी वाई इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डायलेटेंट फ्लूइड के केस में ये इंक्रीज होगा, एपरेंट विस्कोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब अगर n लेस देन 1 रहे तो n लेस देन 1 रहे तो n माइनस 1 क्या होगा, निगेटिव वैल्यू समथिंग लेगा। आप खुद सोच के देखो, n माइनस 1 है और जो 1 है, जो n है वो 1 से भी कम है, तो ये 1 से कुछ कम आएगा तो माइनस साइन डोमिनेट हो गए, साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये चीज़ जो पूरा एपरेंट विस्कोसिटी वो डिक्रीज करेगा जब वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे n लेस देन 1 के लिए, यानी सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए जो एपरेंट विस्कोसिटी होता है वो होता है डिक्रीज। कब?
जब हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को इंक्रीज करेंगे तो। और इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं, n ग्रेटर देन 1 के लिए ये और n लेस देन 1 के लिए ये, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो डायलेटेंट फ्लूइड है जिसका वैल्यू, जिसका n ग्रेटर देन 1 है, तो उसका विस्कोसिटी यानी एपरेंट विस्कोसिटी du/dy के बढ़ने से बढ़ता है, यानी विस्कोसिटी बढ़ेगा मतलब वो थिकर हो जाएगा, तो इसीलिए इसे शियर थिकनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड, ठीक है। और उसी के अपोजिट प्रॉपर्टी शो करेगा सूडोप्लास्टिक। तो ये तो हम लोग दो तरीके के फ्लूइड को पढ़े, न्यूटोनियन, ठीक है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉन न्यूटोनियन जो कि थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है कंपेयर टू न्यूटोनियन के, और उसमें दो तरीके के फ्लूइड आए, आपका एक डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक, और उनका जो विस्कोसिटी किस तरीके से बढ़ता घटता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बढ़ने घटने से। अब आते हैं एक थर्ड तरीके के फ्लूइड को पढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। ये क्या होता है? ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के जैसा ही, लेकिन उसमें एक कुछ थ्रेशोल्ड बोले या फिर एक मिनिमम शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, तब उसके बाद जाके वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर इसका कुछ ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का अगर ग्राफ देखें तो ये देखिए, इतना से इतना दूर तक अगर हम लोग शियर स्ट्रेस बढ़ा रहे थे फिर भी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे उसके बाद ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होके बढ़ने लगा, ठीक है। तो इस तरीके के फ्लूइड को बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। और अगर इस बिंघम प्लास्टिक के जो इक्वेशन को गौर से देखें तो एक जनरल इक्वेशन बन के आता है हमारे दिमाग में कि जो शियर स्ट्रेस है वो समथिंग कुछ मिनिमम शियर स्ट्रेस प्लस m du/dy टू द पावर n, ठीक है। और इसी को हम लोग कुछ तोड़ के कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। ये तो मतलब एक्चुअल बिंघम प्लास्टिक है तो इस तरीके का इक्वेशन, लेकिन अगर जनरल इक्वेशन देखें जो कि हम पूरे न्यूटोनियन फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड सबको कंपेयर करके देखना चाहेंगे, तो ये वाला जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन को बता रहा है। अगर हमें इसी को न्यूटोनियन फ्लूइड के तौर पे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे कि जो सिग्मा ये शियर स्ट्रेस मिनिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाए, m जो हो जाए वो म्यू हो जाए और n जो हो जाए वो 1 हो जाए du/dy टू द पावर n। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड को शो करने लगा, ठीक है। और बाकी सब सारे जो ऊपर जितने भी दो तरह के फ्लूइड पड़े हैं वो सारे इस इक्वेशन से हो सकते हैं। उन सब में ये जो शियर स्ट्रेस वाला जो मिनिमम शियर स्ट्रेस वाला जो ये नंबर है ये 0 हो जाएगा ऊपर वाले न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर इसको कुछ फ्लूइड के लिए ये मिनिमम रहता है, ठीक है, जो कि टाइम के साथ उनमें शियर स्ट्रेन डेवलप होता है जब हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जैसे इस वाले केस में इतना से इतना देर तक कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं बना था, लेकिन जैसे ही मिनिमम शियर स्ट्रेस उसको मिला उसके बाद वो उसमें फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होने लगा। तो ये तो अगर इस वाले ग्राफ से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी इसको भी उसी तरीके से ब्रेक करके लिखा, तो दो तरीके के फ्लूइड आते हैं, n ग्रेटर देन 1 में रियोपैक्टिक और n लेस देन 1 में थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। अगर इसका ग्राफ यहाँ पे बना है तो ये सेम उसी तरीके से बनेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, जिसमें ये जो रहेगा इसको बोलेंगे रियोपैक्टिक और इसको बोलेंगे थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। तो ये है n ग्रेटर देन 1 और ये है n लेस देन 1। तो अगर फिर उसी तरीके से n के वैल्यू को देखें तो अगर हम लोग ये बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और n अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरा एपरेंट विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेज विच टाइम अंडर कांस्टेंट अप्लाइड शियर स्ट्रेस। अगर शियर स्ट्रेस कांस्टेंट अप्लाइड कर रहे हैं तो जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका एपरेंट विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। तो हमें जो होगा एक हमेशा इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस मेंटेन करना पड़ेगा एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेन के लिए। ये चीज़ जो है ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि
जैसे इस केस में हुआ क्या था कि एक मिनिमम शियर स्ट्रेस तो आपको देना होगा, और उसके बाद अगर आप शियर स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि हमें हमेशा एक इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, किस उस एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेन मेंटेन करना है तो, क्योंकि एपरेंट विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रहा है जैसे ही। ये मैं बात कर रहा हूँ रियोपैक्टी के लिए जिसमें n ग्रेटर देन 1 हो। तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट मतलब एक इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस देना ही पड़ेगा अगर हमें एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेन रेट मेंटेन करना है तो, ठीक है। तो रियोपैक्टी के लिए होता है, और उसी के अपोजिट थिक्सोट्रॉपी के लिए जो शियर स्ट्रेस है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट शियर स्ट्रेन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी ग्राफों को अगर हम कंबाइन करें तो कुछ इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा जो कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस को बताएगा और ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। और अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए देखें तो ये कुछ इस तरीके से, डायलेटेंट के लिए देखें तो कुछ इस तरीके से जिसमें n ग्रेटर देन 1, और ये सूडोप्लास्टिक के लिए n लेस देन 1, बिंघम प्लास्टिक के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ, रियोपेक्टिक के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ, और ये थिक्सोट्रोपिक के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ। तो ये समझिए 2 पॉइंट पे लीफ आधा आधा बनाना है हम लोगों को, और ये न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, और ये डायलेटेंट, ये सूडोप्लास्टिक, ये रियोपेक्टिक, ये थिक्सोट्रोपिक, ये बिंघम प्लास्टिक। तो ये 6 तरीके का फ्लूइड जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से जो ये वाला फ्लूइड है ये न्यूटोनियन, और इसके हट के बाकी सब जो है वो नॉन न्यूटोनियन, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट है। इस वाले में, ये सब तीनों वाले में कुछ मिनिमम शियर स्ट्रेस देना पड़ता है, इस वाले में नहीं। तो ये इस तरीके के टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं जिसको आप समझ सकते हैं।